हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गाइस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी, है ना। क्लास 8th की एनसीईआरटी ये भी 2 पार्ट में होगी और इसको हम प्रयास करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हुए जो कि सोसाइटी में किस तरीके से हम रहते हैं, सोसाइटी के किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वर्क है ना, क्या वर्क है इसका, हमारी पार्लियामेंट है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या वर्क है। इसी तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और प्लस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जो फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, इन वर्ड्स के बारे में, इन वर्ड्स की मीनिंग के बारे में जो है उसको हम लोग जो है अंडरस्टैंड करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उनको कोशिश करेंगे कि आसान शब्दों में समझाया जाए, जिससे कि उसको याद करने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन इज एक ऐसा एक बुक कह सकते हैं, एक सेट ऑफ जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है ना। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमको बताता है जिसके अंडर में हमको अपने अधिकार हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे और भी चीज़ें हैं जो कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है कोई भी लॉ है वो एनैक्ट करती है, कोई भी लॉ जो है बनाती है, तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है बनाती है। अब अगर हम एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी स्लाइड्स हैं, इसके जो मैटर्स हैं, वो सारे के सारे जो है एनसीईआरटी ही उनका सोर्स है और उसी से लिया गया है, उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। अब अगर हम देखें जो हमारी सोसाइटी है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सोसाइटी है ना, जिसमें एक सोसाइटी में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं। जो रूल्स हैं, है ना, जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं हर एक आदमी के ऊपर जो है एक इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं, चाहे वो ऊपर से ऊपर हो चाहे नीचे से नीचे हो, हर एक आदमी के लिए जो लॉ है ना, लॉ इज इक्वल, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। तो अगर हम बात करें कि अगर एक एग्जाम्पल लें हम कि भाई एक गांव है जिसमें काफ़ी लोग रहते हैं, है ना, तो अगर उसमें 4 लोग का हम नाम लेते हैं गांव के अंदर कि एक मिस्टर आर हैं, है ना, एक मिस्टर एस हैं, एक मिस्टर के हैं, एक मिस्टर पी हैं, तो चाहे आर हो, एस हो, के हो, पी हो, अगर हम बात करें कि आर की एक अपनी मानसिकता होगी, है ना, उसकी एक अपनी प्रेफरेंस होगी, हर एक की अपनी प्रेफरेंस होगी, है ना, राइट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग सबके लिए अलग अलग होगा, चाहे वो इसमें चाहे मिस्टर आर हो, एस हो, के हो, पी हो, है ना। तो इसका मतलब है कि हमको कोई एक ऐसी बुक चाहिए, एक ऐसा रेफरेंस चाहिए जिससे हम सही और गलत का प्रेफरेंस ले सकें, सही और गलत की पहचान कर सकें। और अगर कोई रूल या लॉ हमको बनाना है तो एक कहीं ना कहीं बेस होना चाहिए कि जो हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर है या हमारा जो एक बेसिक कहते नहीं अधिकार है, जो राइट है, उसका कोई हनन तो नहीं हो रहा है। तो जब अब आर का कुछ इंपॉर्टेंस है, एस का कुछ इंपॉर्टेंस है, के का कुछ इंपॉर्टेंस है, पी का कुछ इंपॉर्टेंस है, रहते ये सब के सब एक गांव में हैं, ये सब के सब एक गांव में रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम इन चारों के हिसाब से चलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि सबके हिसाब से कुछ सही है, कुछ गलत है। तो फिर ये डिसाइड कैसे करें कि कौन सी चीज़ है जो सबके लिए सही हो। अगर हम देखेंगे कि सबके हिसाब से अगर हम देखने लग जाएं तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई भी रूल को, किसी भी डेवलपमेंट वर्क को करने के लिए, है ना। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो इसके लिए हम कैसे सेट ऑफ रूल को डिज़ाइन करें, है ना, सेट ऑफ जो रूल है उसको हम डिज़ाइन करें, उसको हम अपने पास एक रखें, एक ऐसी किताब रखें जिसको हम खोल कर रेफरेंस कर सकते हैं कि भैया हम गलत हैं, सही हैं।
तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया कि भाई आर, एस, के और पी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन लोगों के बीच में। ये हम जो सेट ऑफ रूल है जिसको हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम रेफर करते हैं, इसको हम रेफर करते हैं एंड वी गेट अ नो हाउ कि भाई जो चीज हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये आर, एस, के और पी सबकी सहमति है, और जब सबकी सहमति है तो भाई गांव में किसी को दिक्कत नहीं होगी, और जब दिक्कत नहीं होगी तो डेफिनेटली हम और अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। इसके लिए क्या हुआ कि जब हम आज़ादी हासिल करने वाले थे उसके पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई उसने जो है भाई बहुत सारी कमिटीज आई, कमिटीज ने धीरे धीरे करते करते ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसमें आज भी चेंजेस संभव है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि उसमें चेंज करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो बना, वो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमको गाइड करता है आज भी कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी राइट्स हैं, कौन सी हमारी ड्यूटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमको जो है और सिटीजन्स को इसके थ्रू जो है मिलता है ना। जुडिशरी को कोई चीज़ देखना है, कोई जुडिशियल रिव्यू करना है, कोई लॉ जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन अगर लगता है जुडिशरी को कि नहीं यार इससे जो है बेसिक स्ट्रक्चर या कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है लोगों का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को, उस एक्ट का जुडिशियल रिव्यू चेक करती है, उसको जुडिशियल रिव्यू करती है। इस रिव्यू में देखते हैं कि भैया जो हमको लग रहा है वो सही है कि नहीं है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे। अगर कोई लगता है कि कोई दिक्कत होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है तुरंत ही इरेज ऑफ करने का जो है बात करती है, और उसका एक अपना एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हम एग्जाम्पल देके 4 लोगों का एक विलेज के अंदर, है ना, तो सब अपने अपने मन से नहीं चल सकते हैं एक विलेज में, है ना। जैसे वी है, एस है, आर है, के है, तो ये चारों की अपनी महत्वाकांक्षा हैं, उन सबको पूरा नहीं कर सकते, संभव नहीं है। उसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट, रूल, जिसके तहत सारे डिसीजंस, लॉ, जो भी रूल हैं उसको जो है किया जाता है ना। उसी के तहत हमको राइट्स दिए गए हैं, उसी के तहत एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है बहुत आसानी से, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत जितनी कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ जो दुनिया में हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना। किसी के पास ओरल है और किसी के पास रिटन है, और जो रिटन नहीं है तो वो क्या रेफरेंसेस लेते हैं अपने, है ना। रेफरेंसेस कहाँ से लेते हैं, पास से रेफरेंसेस लेते हैं, बहुत सारे अन्य सोर्सेज से रेफरेंसेस लेते हैं, है ना। डिस्कशंस करते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। लेकिन इस चीज़ में क्या होता है, कभी कभी डिले भी होता है, कंफ्यूजन भी होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट है एंड वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि जो भी चीज़ें हैं वो रिटन है, और कोई भी चीज़ को अगर हमको डिस्कस करना है, हमको चेक करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कई पर्पस है, जैसे कि एक आइडियल कंट्री, एक आइडियल फॉर्म जो होता है ना कंट्री का, और सिटीजन्स को उसमें रहने के लिए जो आइडियल फॉर्म है वो क्या हो सकता है। कहते नहीं है कि द बेस्ट वे जिससे सिटीजन्स अपने राइट्स को, अपनी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है ना। गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव है उसकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर है उसकी अपनी ड्यूटी है, जो जुडिशरी है उसकी अपनी ड्यूटी है। ये सब जो लेवल हैं, है ना, ये लेवल हैं, ये एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर में और अच्छे तरीके से काम करें जिससे किसी की भी राइट्स का हनन ना हो, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि लिविंग डॉक्यूमेंट है तो समय समय के अनुसार इसमें अगर कोई चेंज करना है, बेसिक स्ट्रक्चर छोड़ के समय के अनुसार चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो टू पुट अनदर वे, कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है कि फंडामेंटल नेचर हमारे सोसाइटी का क्या है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी एक्ट करती है, किस तरीके से सोचती है, और
पास्ट में हमारे जो एक्सपीरियंस थे उसको देखते हुए जो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें बनाई हैं वो हमको राइट्स गारंटी करता है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस सर्व अ सेट ऑफ रूल, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, सेट ऑफ रूल है, प्रिंसिपल है, जो कि एक आदमी को, एक नागरिक को एग्री करता है कि किस तरीके से वो अपनी कंट्री में रहते हैं, प्लस गवर्न होते हैं, किस तरीके से जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं वो रहते हैं, जिसके तहत उस चीज़ों को सिटीजन को ऑनर करना होता है, उन चीज़ों को, है ना, ऑनर करना होता है। कोई भी रो ऐसा नहीं है कि हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, हम गाड़ी निकाले चले गए, भाई हमारा नहीं मन है, हम कोई भी बत्ती पे नहीं रुकेंगे, हमारा जैसे मन किया वैसे गाड़ी चलाने लगे, रैश ड्राइविंग करने लगे, तो ये परमिटेड नहीं है, दैट इज अगेंस्ट लॉ। इसमें क्या है, तुरंत हमारा चालान कट जाएगा, है ना। आजकल तो ई चालान हो गया है, वो डायरेक्ट जो है फोटो खींच के भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या लेट डाउन करता है, गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर। तो भाई ऐसा भी करता है कि अभी हमने गाड़ी वाला एग्जाम्पल देखा, इसी तरीके से मान लीजिए कि भाई जो लोग बैठे हैं लेजिस्लेचर में, जो लोग मान लीजिए पार्लियामेंट में बैठे हैं, है ना, जो लोग पार्लियामेंट में एमपीज जो बैठे हैं, उनका मन किया अपने हिसाब से रूल्स फ्रेम कर दिए, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। उसमें क्या है, अगर ये गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं जुडिशरी बैठी है इनको तुरंत चेक करने के लिए, है ना, कहीं ना कहीं जुडिशरी बैठी। तो हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसा नहीं है किसी भी लेवल पे। जैसे हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल है, उसमें क्या होता है, एक ही लेवल पे हमारा लेजिस्लेचर होता है, फिर उसी में फिर हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, फिर हमारा जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर जो होता है वो ओवरऑल एमपीज जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के कुछ चुने हुए लोग जो कि मैक्सिमम 15% तक हो सकते हैं। ये एमपीज में, ओवरऑल एमपीज में मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। टोटल जो क्या बोलते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसमें से 15% लोग हो सकते हैं। उसमें से इन लोग को अलग अलग विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जुडिशरी जो हमारा जो कोर्ट सिस्टम है ना, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ये हमारा सब जो है जुडिशरी का पार्ट प्ले करता है। कोई भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज सच है, ऑल लेवल आर इक्वल। कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता कि अपने मन से रूल फ्रेम कर दिया, अपने मन से इंप्लीमेंट कर दे, कोई चेक करने वाला नहीं। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने हिसाब से मिसयूज नहीं कर सकता अपनी अथॉरिटी को। देयर शैल नॉट बी एनी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर होती है तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो तुरंत हमारी चीजों को चेक कर देता है। अब राइट टू इक्वालिटी, समानता, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स बनाता है वो इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो एक्सक्लूड ना हो और उनके पास जो भी मेजॉरिटी को मिलता है वो माइनॉरिटी को भी मिले। देयर शैल नॉट बी एनी इनइक्वालिटी, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी कि भैया किसी को जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी में है, उसको दे दिए और बाकी लोग के राइट्स का हनन हो रहा है। नहीं, दैट शैल नॉट बी देयर। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है, हमको गारंटी करता है कि मेजॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, पॉपुलेशन कितनी भी कम हो, किसी भी जात संप्रदाय से हो, उससे मैटर नहीं करता। जो राइट्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं। राइट्स आर इक्वली डिवाइडेड, है ना। अब जो सब अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है ना, एक बेसिक, एक जो कहते नहीं कोर एरिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर एरिया है ना, जिसको हम बेसिक
स्ट्रक्चर कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजन, है ना। जो हमारे राइट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, जो हमारे फ्रीडम है बेसिक स्ट्रक्चर में, वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस बेसिक स्ट्रक्चर को, कोर एरिया को चेंज करना, है ना। वो नहीं कर सकते। ये क्यों ऐसे है कि इतना डिफिकल्ट है उस चीज को चेंज करना? सो दैट इट कांट बी चेंज्ड इजली। इतना डिफिकल्ट प्रोसेस बनाया कि आसानी से कोई चेंज ना कर सके, किसी का राइट का हनन ना हो, किसी की फ्रीडम ना ले ली जाए, सबको प्रोटेक्शन दिया जाए, चाहे मेजॉरिटी में हो माइनॉरिटी में हो, सब एकता के साथ रहे। जैसे हमने पीछे गांव का एग्जाम्पल लिया कि उसमें आर हैं, के हैं, एस है, पी हैं, तो चारों की अपनी सोच और एटीट्यूड हो सकती है, लेकिन उस गांव में जो राइट दिया गया है वो सबको दिया गया है, जो फ्रीडम दी गई है वो सबको दी गई है ना। अब 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में देखा गया कि जो भी हमारे नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे, है ना, इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे, इंडिपेंडेंस किसे, ब्रिटिश रूल जो था हमारे सालों से जो ब्रिटिश रूल चला था, ऑलमोस्ट 150 ईयर तक जो ब्रिटिश रूल था, इसको खत्म करने के लिए जो नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे, है ना। तो इसमें क्या था कि उस समय भी, जैसे अभी हमने गांव का एग्जाम्पल लिया, उसमें जैसे मिस्टर पी थे, है ना, आर थे, के थे, एस थे, है ना, तो वो डिफरेंट कम्युनिटीज बिलोंग करते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते थे, लेकिन एकता में रहते थे, है ना, साथ आते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमको लिखना था तो उसमें कंसिडरेबल टर्मोइल, क्या टर्मोइल चल रहा था उस समय? पार्टीशन का टाइम भी चल रहा था, है ना। जो पार्टीशन की चीजें थी, इंडिया एंड पाकिस्तान का, और वो चीज भी चली थी। तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज था कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन भी गठित करना था, उसमें सबकी राइट्स भी देखनी थी, सबको प्रोटेक्ट भी करना था, सबकी फ्रीडम को भी देखना था, प्लस इंडिया एंड पाकिस्तान का विभाजन भी हो रहा था, वो अलग अलग हो रहे थे, है ना, जिसमें कि कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी अनडिसाइडेड थे, उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि किस चीज पे वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, वो पाकिस्तान के साइड जाएंगे, किस तरीके से। जो हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी कंट्री की, डेफिनेटली वो भी बहुत बड़े टास्क में थी, वो भी जो है कहीं ना कहीं हिली हुई थी। इसमें क्या और भी चैलेंज है? क्या चैलेंज है कि भाई जो जनता है डेफिनेटली उसको टेक केयर करना है। अब हमने जो है फ्रीडम हासिल कर ली थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कंप्लीटली हमारे हाथ में आ गई थी, तो हमको प्रोटेक्ट भी करना था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी थी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे जो जॉब है ना, हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा फूड है, उसकी जो प्राइसिंग है, जो हमारा कंट्री का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो हमारे कंट्री में सिटीजन्स को फ्रीडम है करने की, सारी व्यवस्था जो हमारी थी वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत नई चीज थी। उन चीजों को देखना और करना, इतने साल के बहुत सारे डेकेड्स का जो रूल था जो ब्रिटिश का, वो एंड में आया था, और इसके बाद हम अपनी कंट्री में स्वतंत्र होके चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब अगर हम की फीचर की बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो ऐसे फीचर्स हैं जिनको कोई आमतौर से कहते हैं कि एक कहते नहीं है कि एक बेस की भाई एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो फीचर है। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, है ना, तो फेडरलिज्म का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री है। अब इसमें ये फेडरलिज्म क्यों भाई किया गया? हम मान लीजिए सेंट्रल लेवल है ना, फिर हमारा स्टेट लेवल है। कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि रीजनल होती हैं, है ना। तो इसमें पावर, इसमें डिसीजन का डिले, ये सब चीजें ना हो, है ना, और प्रॉपर डेलीगेशन हो चीजों का। भाई डेलीगेट करेंगे, जब पावर देंगे तभी स्टेट कुछ एनैक्ट कर पाएंगे। और एग्जीक्यूशन पार्ट से बहुत
क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि प्रॉपर लेवल, तो सेंट्रल अगर हर चीज चाहे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए स्टेट को पावर दी गई, स्टेट को डिसीजन मेकिंग पावर दी गई, स्टेट को बोला गया कि भाई जो भी चीजें हैं, कोई रीजनल चीजें हैं तो उस पर आप डिसाइड करिए, एक्ट करिए, लोगों के लिए जो बेनिफिशियल हो उसको करिए। अगर कहीं मान लीजिए खेती है तो खेती, अगर एग्रीकल्चर उस क्या बोलते हैं स्टेट में बहुत अच्छा हो सकता है तो उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको इनकरेज करिए। अगर लगता है कि नहीं खेती नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, हमारी जो भूमि है वो खेती को नहीं सपोर्ट करती है, तो हम इंडस्ट्रीज पे, तो ये सब चीज़ें हैं, जो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमने कॉन्करेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में, जिसको हम आगे देखेंगे कि कॉन्करेंट या स्टेट लिस्ट क्या होती है, तो इन चीज़ों को हमने जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई जैसे आर्मी है ना, फॉरेन रिलेशंस हैं, ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि भाई कोई कहे कि नहीं हम अपनी आर्मी कहेंगे, वो कहेगा कि हम अपनी आर्मी रखेंगे, नहीं हम नहीं रखेंगे, तो इस तरीके से बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डिसीजन लिया गया कि भैया जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसपे एक वन डिसीजन इज नेसेसरी, आमतौर से वन डिसीजन इज नेसेसरी, उसको हम सेंट्रल की लिस्ट में डालें कि भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पे लेगी। स्टेट को हमने जो रीजनल प्रॉब्लम्स को देखते हुए, जो रीजनल लेवल है, जैसे पुलिसिंग है, सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ों को हमने स्टेट को राइट दिया। वो लिस्ट पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि फेडरलिज्म जब उस समय भी हमने कंसिडर किया तो इसकी क्या ज़रूरत थी और किस तरीके से ये आज भी हमको जो है वर्क कर रहा है, जो कि बाद में बल्कि पंचायती राज सिस्टम हमारा थर्ड टीयर ऑफ जो गवर्नमेंट है वो भी आ गया, है ना। 73rd और 74th अमेंडमेंट से जो पंचायती राज सिस्टम है वो भी आ गया, है ना। और इन इंडिया ईच स्टेट एंजॉय द ऑटोनॉमी इन एक्साइजिंग पावर इन सर्टेन इश्यूज। भाई कई इश्यूज हैं जो कि ऑटोनॉमी हैं, वो रिक्वायर करते हैं कि भैया जो स्टेट फेलो हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को गाइडलाइंस के हिसाब से फ्रेम कर लें, है ना। और जो नेशनल कंसर्न की चीजें हैं, और कहीं ना कहीं जब नेशनल कंसर्न की चीजें होती हैं तो उसको स्टेट अपना फॉलो करती हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी करता है कि भाई हर लेवल पे सेंट्रल, स्टेट और पंचायती राज जो कि थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, हर लेवल पे जो पैसे मनी आने हैं, जो काम होना है वो किस तरीके से करना है, कैसे पैसे आएंगे, कौन कौन काम करेगा, इस चीज़ों को भी बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। डिफरेंट टीयर्स में गवर्नमेंट जो है, जो हमने पूरा देखा कि रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से इलेक्टेड होते हैं, चाहे वो हमारा फर्स्ट ईयर हो, है ना। फर्स्ट ईयर में हमारे एमपीज इलेक्ट होते हैं, जो सेंट्रल लेवल होता है। सेकेंड ईयर है जो कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो उसमें एमएलए इलेक्ट होते हैं, है ना। थर्ड ईयर है जो पंचायती राज होता है, हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, जिसमें हमने देखा कि ग्राम पंचायत लेवल है ना, पंचायत समिति का लेवल है, या फिर हमारा ब्लॉक लेवल के बाद जो हमारा आता है जिला परिषद का लेवल। तो ये थर्ड लेवल में जो ये पंचायती राज सिस्टम है, ये 3 तरीके से जो है डिवाइडेड होती हैं। और इंडिया जो है गारंटी करता है कि भैया जो भी 18 साल से ऊपर के या 18 साल के लोग हैं उनके पास राइट टू वोट है, वो वोट कर सकते हैं, अपने चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करके वो जिता सकते हैं। और वो क्या होगा, जिस भी इलेक्शन में वो वोट कर रहे हैं, चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, किसी भी लेवल की सरकार हो, वर्टिकल, ये बेसिकली 1, 2 और 3 जो भी हम बात कर रहे थे, जो पहले हमने बात किया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लेवल होता है, जिसमें पहले सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल लेवल जो पंचायती राज सिस्टम है, ये वर्टिकल लेवल या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है ना। और इसमें इन तीनों के इलेक्शन में जो 18 साल या 18 साल से प्लस हैं वो वोट कर सकते हैं। किसी संप्रदाय के हों, किसी भी कास्ट से हों, किसी जेंडर के हों, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हों, वो वोट कर सकते हैं। पीपल इन इंडिया, इंडिया के लोगों के पास डायरेक्ट रोल है अपनी चीज़ों को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का, है ना, राइट टू वोट। अब सेपरेशन ऑफ पावर,
है ना। मान लीजिए कि भाई 3 ऑर्गन जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमने डिस्कस किया जो हॉरिजॉन्टल लेवल जो है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने क्या देखा, पहले एक लेजिस्लेचर है जिसमें सारे जो एमपीज हैं वो रहते हैं, फिर इसमें लेजिस्लेचर में 15% जो है मैक्सिमम वो एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, फिर एक और थर्ड लेवल होता है जो कि जुडिशरी होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ये 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ओवरऑल जो भी हमारे एमपीज इलेक्ट हो रहे हैं, है ना, ओवरऑल जो भी हमारे एमपीज इलेक्ट हो रहे हैं, ऑल आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। इसी लेजिस्लेचर में से मैक्सिमम 15% रूलिंग पार्टी का, जो कि 50% से ज़्यादा वोट जिसको मिला, 50 या 50% से ज़्यादा, वो लोग अपने बीच में से डिस्कस करके एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं, है ना। आमतौर से जो पीएम होते हैं, है ना, वो डिस्कस करते हैं, उनके हिसाब से जो भी लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव के लायक वो डिसीजन लेते हैं, उनको 15% के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 15% हम सबको ही ले लें, जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी जाती है। एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं जो कि स्मॉलर ग्रुप हैं, है ना, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज़ की इम्प्लीमेंट करना, सरकार को रन करना। मान लीजिए कोई भी रूल बन रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना, इम्प्लीमेंट करना। रूल बनाना एक चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो अथॉरिटी होती है वो एग्जीक्यूटिव की होती है। ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन अदर ऑर्गन, है ना। अगर मान लीजिए कि लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रहा है तो जुडिशरी कुछ गलत कर रहा है, सब एक दूसरे पे चेक रखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मन चाहे किसी भी लेवल पे वो आदमी कर सके। एक दूसरे के ऊपर पूरा चेक ये लोग रखते हैं, जो भी हो, ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3 इज मेंटेन्ड। कोई भी एक ऑर्गन अगर पावरफुल हुआ इन तीनों में से ज्यादा तो वो एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट। क्या फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? जैसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स द्वारा, हम आज़ाद हुए 1947 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब गठित हुई उसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। अब जो एग्जाम्पल हमने गांव वाला लिया था, है ना, अब गांव में सबकी अपनी अपनी माइंडसेट है, सबका अपना अपना माइंडसेट है ना। के का अपना है, आर का अपना है, एस का अपना है, पी का अपना है। ये 4 लोग को एक इमेजिनरी, एक हमने देखा है कि विलेज में कई सारे लोग हैं। विलेज क्या है? बेसिकली हमारा कंट्री हो गया एक तरीके से, है ना। एग्जाम्पल, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल, उसको और अच्छे से समझाने के लिए। और सबके अपने अपने अगर राइट्स हो जाएंगे तो उसको फॉलो करना कितना मुश्किल होगा, है ना। कोई कहेगा कि नहीं भैया ट्रैफिक लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा कि नहीं भाई एजुकेशन हमारे इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा नहीं हमारे हेल्थ इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा कि नहीं भाई हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इकोनॉमिक जो है हमको आज़ादी थी तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसकी सुनो किसकी ना सुनो, इसमें स्टेट ऑफ क्योस से हटने के लिए क्या होता है कि हम एक राइट देते हैं, है ना, एक राइट देते हैं जो सारे टू ऑल सिटीजन कि किसी की कोई प्रेफरेंस हो, भाई किसी को वोट डालना अच्छा लगता हो ना लगता हो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको वो राइट दिया गया है। किसी को कोई चीज पसंद हो ना हो, नहीं, ओवरऑल सारे लोगों को वो राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो मिस्टर के हो, आर हो, एसओपी हो, है ना। पूरे विलेज को, पूरे कंट्री को वो राइट दिया गया है ना। अब फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डीपीएसपी ये क्या है कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनको कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज करना है तो उसमें ये हेल्प करते हैं, है ना, उसमें ये हेल्प करते हैं। ये एनफोर्सेबल नहीं है बाय लॉ, लेकिन कोई भी चीज हमको करनी है, ये हमारे डिसीजंस को
बहुत ज़्यादा साउंड एंड सॉलिड बनाते हैं, हेल्प करते हैं कि क्या चीज़ सोसाइटी के लिए जस्ट है, क्या सोसाइटी के लिए अनजस्ट है। ये कहीं ना कहीं हमको जो है मदद करते हैं। और बाकी जो हमारी जो सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट थे उसमें लॉ बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, है ना, सब बहुत बड़ी एक चैलेंज था। जो पॉवर्टी जो कहीं ना कहीं जो एक बहुत मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे हमारे कंट्री में एग्जिस्ट कर रही थी, उसको भी मैनेज करना, उसको इरेडिकेट करना कि कोई भी ऐसा ना हो जो कि भूखा सोए, कोई ऐसा ना हो जिसके अपने वाटर से वंचित हो जाए, कोई ऐसा ना हो जिसके एजुकेशन ना मिले, कोई ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, सबके अपने अपने इक्वल राइट्स हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। उसके हिसाब से एक राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर हम कुछ राइट्स की बात करें इन शॉर्ट, जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से दी हुई है ना, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस किस चीज को इंक्लूड करता है? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब इक्वल, इक्वल टू ऑल, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के आगे कोई नहीं, चाहे वो ऑल्सो स्टेट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनके जात के, कास्ट के, किसी भी सेक्स के आधार पे, है ना। कोई पब्लिक प्लेसेस में, चाहे प्लेग्राउंड में जाना हो, होटल में जाना हो, दुकान में जाना हो, कोई किसी से वंचित नहीं कर सकता है ना। कोई एम्प्लॉयमेंट में कोई स्टेट भी है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, है ना। लेकिन हर राइट्स के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, है ना, जिनको दिया गया है उस एक्सेप्शंस को। जैसे कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम जो भी बच्चे हैं, है ना, वो मूवी देखने कर गए, है ना, मूवी देखने गए तो पता चला मूवी हमारी 11 बजे ओवर होनी थी, रात में नाइट में जो है 1 बजे तक हम घूम ही रहे हैं। अगर हमारे पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो हम पता चला कि रात में लौटें चाहे ना लौटें। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट हैं या जो हमारे बड़े हैं, वो जहां 11-10 हुआ रात में, वो तुरंत हमको कॉल करेंगे कि भाई कहाँ हो, तुम्हारी मूवी ओवर हो चुकी है। तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको अपने घर में मूवी खत्म होते ही पहुंचना है। लेकिन अगर ये सोचिए ना हो तो रात का 1 बज रहा हो, चाहे सुबह का 6 बज गया हो, हम अपना आराम से बैठेंगे। हमको लगेगा कि हमको क्या है, हम फ्री हैं, फ्री टू डू एनीथिंग वी वांट। ये चीज भी गलत है, हम फ्री नहीं हो सकते हैं। हमको राइट्स मिला है चीजों को एंजॉय करने के लिए, लेकिन हम उसका मिसयूज नहीं कर सकते कि रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, इसीलिए एक्सेप्शंस दिए गए हैं। कुछ केसेस में एक्सेप्शंस दिए गए हैं, कुछ चीजों में एक्सेप्शंस दिए गए हैं। और जो अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस होती थी, सदियों से प्रैक्टिस हो रही थी कि यहां आप जा सकते हो, यहां नहीं जा सकते हो, ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इन सारी चीजों को अबॉलिश कर दिया गया है। इन सारी चीजों को अबॉलिश कर दिया गया है। कंप्लीटली इलीगल है ये चीजें, नो वन कैन डू इट, नो वन कैन डू इट। ये समझ जाइए कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपका चाहे प्री फेज हो चाहे मेंस फेज हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जो मैं समझा रहा हूं इससे आपका बेस बनेगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो यू कैन आंसर, है ना। अब जैसे हमने राइट टू इक्वालिटी की बात करें, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम क्या क्या इंक्लूड करता है? भाई हम राइट टू फ्रीडम है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सरकार गलत कर रही है, हमको उसके बारे में बोलना तो हम नहीं बोल सकते हैं, हमारे राइट्स, हमारे पास राइट नहीं है, हम अगर बोलेंगे तो दबा दिए जाएंगे। नहीं, हम पीसफुली तरीके से, कायदे के तरीके से, अनलॉफुल ना होते हुए, लॉ को ऑनर करते हुए हम अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, हम अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, है ना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये फ्रीडम दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये फ्रीडम देती है ना। हम एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, हम इधर उधर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज मान लीजिए यूपी में, यूपी से अगर हमको दिल्ली जाना है तो हमको परमिशन लेनी है, हम कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। जैसे पहले बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी, लेकिन हमको फ्रीडम दी गई कि अगर मान लीजिए कुछ इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से या किसी भी वजह से अगर हम सिटी है या स्टेट है
उसको हम चेंज करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। हम किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में जाकर रह सकते हैं, हम प्रोफेशन अपना कैरी कर सकते हैं, हम व्यापार कर सकते हैं, हमको इसका कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम मिलती है। हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड है 10 साल का। अब 10 साल के बच्चे की मजबूरी अगर है तो हम इसको फैक्ट्री में, शॉप में, उसको पता चला हम एम्प्लॉय कर लिया, हमने जो उसको एम्प्लॉय कर लिया, ये गलत है। इसके लिए हमको प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट। 14 साल से नीचे के बच्चे हम नहीं एम्प्लॉय कर सकते हैं, चाहे कहीं पे भी एम्प्लॉय करें, चाहे कोई भी हो, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर या फोर्स लेवल जो बंधुआ मजदूर है कि नहीं भैया आपको तो ये काम करना है, हम बाय फोर्स वर्क नहीं करा सकते। वी कांट डू इट बिकॉज वी हैव द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है। नो एक्सप्लॉयटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ये हमको एक राइट मिलती है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नो वन कैन फ्रीडम है हमको, हम अपनी जो हमारा जो रिलीजन जिसको भी हम फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी सिटीजन, एक आम नागरिक किसी भी तबके का हो, किसी भी चीज को वो प्रैक्टिस करना चाहता है ना, अपने रिलीजन के बारे में जो है बोलता है, अपने रिलीजन के बारे में बात करता है, उसको प्रैक्टिस करता है, तो वो फ्री है। किसी को फोर्स करे बगैर वो अपनी चीजों को वो खुद के लिए प्रैक्टिस कर सकता है। स्टेट कोई रिलीजन को नहीं ऑनर करती है कि हम इस रिलीजन को आप फॉलो करिए, इसको ना करिए। यू आर फ्री टू डिसाइड और आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेट करता है कि हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, है ना, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉलो कर सकती हैं, है ना, और अपने कल्चर को वहां पे वो बता सकती हैं, समझा सकती हैं। दे आर फ्री टू डेवलप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटीज हैं, है ना, चाहे वो रिलीजियस लेवल से हो, चाहे लिंग्विस्टिक लेवल से हो, वो अपना प्रिजर्व कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपना कल्चर। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउ सिटीजन, कि अगर कोई उनके राइट्स का मान लीजिए राइट्स को डिप्राइव कर रहा है, उनसे कोई खनन हो रहा है, राइट्स को उनके नहीं दे रहा है, तो इफ दे बिलीव कि उनका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है स्टेट द्वारा, कंट्री द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। जुडिशरी, जो भी हमने देखा हॉरिजॉन्टल लेवल में जो थर्ड लेवल है जुडिशरी जा सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और फंडामेंटल राइट वायलेट करने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म। अभी पीछे हमने जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते तो हमने देखा कि स्टेट जो हमारा कंट्री है ना, जो हमारी कंट्री हैज नॉट बीन प्रमोटिंग वन रिलीजन, किसी एक जात या धर्म को हम प्रमोट नहीं करते। ऑफिशियली हम किसी भी रिलीजन, वन रिलीजन को, कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं बोलते। हमारे यहां ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड, है ना, सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। ये चीज हमको बहुत जरूरी है। सेक्युलरिज्म मतलब क्या? सेक्युलरिज्म मतलब ऑल रिलीजन आर इक्वल। तो ये चीज इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी कंट्री का कोई रिलीजन है, कोई बिलीफ सिस्टम है ना, तो कहीं ना कहीं वो सिटीजन्स जो हैं वो फोर्स्ड होंगे उसको फॉलो करने के लिए। हमारा इतना डाइवर्स कंट्री है कि इस चीज को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। हमने सिटीजन्स को फ्री राइट दिए कि भाई आपको जो रिलीजन फॉलो करना है आप कर लो। स्टेट का कोई रिलीजन ऑफिशियली प्रमोट नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें, जो हम अभी रिलीजन की, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या अलाउ करता है, इंडिविजुअल्स को क्या अलाउ करता है? फ्रीडम, कि आप आराम से फ्रीडम के साथ अपने रिलीजियस बिलीफ को, अपने बिलीव्स को रखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, है ना, उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल। और इसीलिए जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो हमारी कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कंट्री हमारी जो स्टेट है ना,
एंड रिलीजन है, इसको सेपरेट रखा गया, इसको सेपरेट रखा गया, स्टेट को और रिलीजन को, ताकि किसी भी सेक्युलरिज्म रेफर टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, बिकॉज जैसा हमने पहले देखा, नहीं तो हम एक रिलीजन में वन रिलीजन अगर हम फॉलो करेंगे तो सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा। हम ऑल इक्वल को फॉलो करते हैं, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। आप किसी रिलीजन को, धर्म को, अपनी बिलीव्स को फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन स्टेट्स को, जो सेक्युलरिटी की हम बात कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं क्या, कि हम इंश्योर करें कि सेक्युलरिज्म जो है वो ट्रू सेंस में फॉर्म है, ट्रू सेंस में अचीव्ड है ना, ट्रू सेंस में अचीव्ड है फॉर द सिटीजन, फॉर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। अब ये क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव देखें कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई भी एक कम्युनिटी ऐसी नहीं है कि जो दूसरे कम्युनिटी को दबाए, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करे, या सेम रिलीजियस कम्युनिटी में एक दूसरे को लोग जो है आपस में करने लगे कि नहीं भाई, आपस में ही लड़ाई करने लगे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है बात करने लगे कि नहीं भाई हमारे रिलीजन में इस चीज़ का अनुभव है, कि नहीं इस चीज़ का नहीं इस चीज़ का होता है। स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे एनी रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट, जैसा हमने पीछे ही बात किया है ना, स्टेट जो है सिटीजन्स को राइट देती है, हमारी कंट्री सिटीजन्स को राइट देती है टू प्रोफेस बिलीव इन एनी रिलीजन दे वांट। वो फ्री हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, खुद के लिए आराम से फॉलो कर सकते हैं। ये मेन सेक्युलरिज्म का पार्ट है। हमारी इतनी डाइवर्स कंट्री है, अगर हम लोगों को फोर्स करने लगेंगे तो लोगों को दिक्कत होगा, लोगों के राइट्स का हनन होगा, इसलिए ये चीज दी गई है। अब किस तरीके से जो प्रिवेंट करते हैं, है ना, इंडियन स्टेट कि हम जो है कोई भी चीज़ का मतलब एक दूसरे के ऊपर ना हावी हो जाए, तो क्या स्ट्रैटेजी होती है डिस्टेंस करने का रिलीजन से और स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप। एक ऐसा कोई धर्म नहीं है जो धर्म के आधार पे हमारे कंट्री को रूल किया जा रहा है, और ना ही हम किसी रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी जगह हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ना प्रमोट कर सकते हैं, ना डिस्प्ले कर सकते हैं वहाँ कि हम इस रिलीजन को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। हमारे अपनी पर्टिकुलर बिलीफ हो सकती है, बट गवर्नमेंट न्यूट्रल है, गवर्नमेंट के लिए सब बराबर हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको पार्लियामेंट क्यों चाहिए। अब तक हम समझ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, सेक्युलरिज्म क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा पार्लियामेंट क्यों चाहिए, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ पार्लियामेंट। पहले तो हम ये जाने, जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी इज हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने एरिया से इलेक्ट करते हैं, है ना। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठता है, पार्लियामेंट में बैठता है ना। पार्लियामेंट में एज ए एमपी वो इलेक्ट होता है, जो वो पार्लियामेंट जाता है, पार्लियामेंट में बैठता है ना। क्योंकि हमने देखा जो कॉलोनियल रूल था उसमें ऑलरेडी जो लोग थे ब्रिटिशर्स से इतना डिस्करेज थे, इतने उनके राइट्स को जो है कहीं ना कहीं उनके जो बिलीफ सिस्टम है उसको कंप्लीटली जो है हैरस करा गया, कंप्लीटली जो है उनके राइट्स को जो है ख़त्म कर दिया गया। उस चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमको एक, जो हमने जब इंडिपेंडेंस, जब एक फ्री कंट्री हासिल करी, तो हमको लगा कि जो हमारे जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना, उसमें हर सिटीजन का से होना चाहिए, हर सिटीजन का एक से होना चाहिए, है ना। दैट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, इट मीन्स कि गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल नीड। जब लोग के बीच में से, लोग के पीपल के
बीच में से अमंग देम जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं, जो एमपीज कहला रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भाई एक होता है कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, जो जैसा चाहे गवर्नमेंट डिसाइड करे, जिसको चाहे रिप्रेजेंटेटिव बनाए, जिससे चाहे वो काम ले। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, हमको पावर देती है कि हर 5 साल में जब भी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो रही है, अपना टर्म पूरा कर रही है 5 साल में, तब हमारे बीच में से किसी आदमी को अगर जनता चाहे तो वो खड़ा कर सकती है चुनाव में, उनको चुन सकती है और उनको पार्लियामेंट भेज सकती है। अब पार्लियामेंट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो लॉ मेकिंग करेंगे, है ना, और रूलिंग पार्टी में से हैं तो उसको एनैक्ट भी करेंगे, उस लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो जनता का जो एक प्ले है, जो हमने देखा है, जो कॉलोनियल टाइम में जब हमने इंडिपेंडेंस नहीं हासिल करी थी वो नहीं था, लेकिन नाउ जो हमारी जनता है, जो हमारी पीपल है, जो पब्लिक है, उसका से है। क्यों? क्योंकि वो खुद इलेक्ट करते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाते हैं। इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट, जो बार बार हम लोग बात करते हैं, 18 साल या 18 साल से अधिक जो लोग हैं, अडल्ट सिटीजन्स हैं, वो वोट कर सकते हैं और अपने बीच में से चुनाव करके लोगों को भेज सकते हैं। लोग और रिप्रेजेंटेटिव की जो हम बात कर रहे थे, है ना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है ना, जो हमारा अलग अलग एरिया होता है, वो डिवाइडेड होता है ना, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी से होता है ना, डीकमिशनिंग क्या बोलते हैं कमीशन भी होती है कि भैया कितने एरिया पे जो है आपको क्या बोलते हैं एमपीज का एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, वो पॉपुलेशन फैक्टर भी डिसाइड करती है। फिर लोग अपने बीच से खड़ा कर सकते हैं चुनाव में। तो अगर जो भी हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि क्या आइडिया ऑफ कंसेंट है, अप्रूवल है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है। कंसेंट कैसा, लोग के बीच से जब चुनाव होगा, लोग अपना वोट डालेंगे तो डेफिनेटली उनकी कंसेंट होगी, उनकी डिजायर होगी कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए जो एग्जाम्पल हम विलेज का ले रहे थे, मिस्टर के हैं, आर हैं, एस हैं, पी है, इस तरीके से बहुत लोग, हम तो सिर्फ 4 लोग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक विलेज मतलब ये हमारा कंट्री। तो अगर मिस्टर के, आर, एस या पी में जो भी इनको लगता है, ये आपस में वोट कर सकते हैं। ये वोट के थ्रू जो है इनको राइट टू वोट दिया है, हर आदमी वोट कर सकता है। अब वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि के में, आर में, एस में और पी में विलेज डिसाइड कर लेगा थ्रू वोट कि कौन हमारा एमपी होगा। जो एमपी होगा वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, हमारे एरिया का रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, है ना। जो पार्लियामेंट है वो क्या है, जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां पे एक साथ आते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। इन दिस सेंस पीपल चोजन रिप्रेजेंटेटिव, और वही गवर्नमेंट फॉर्म होती है और चीजों को कंट्रोल करती है, देश में डेवलपमेंट लाती है, चीजों को एक्ट करती है, कोई लॉ को एनैक्ट करती है, सारी जो चीजें, जो मशीनरी है वो वर्क करती है, वो लोगों के हाथ में पावर दी गई है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता का, पब्लिक का से होता है। अब हम रोल ऑफ पार्लियामेंट देखें, जो वाई डू वी नीड पार्लियामेंट में रोल ऑफ पार्लियामेंट देखें, जो कि 1947 में इंडियन पार्लियामेंट एक फेथ जो लोगों के बीच में है ना, जो उनका प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, जो पार्टिसिपेशन, दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय पीपल, लोग हिस्सा लेते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और गवर्नमेंट फॉर्म होती है थ्रू इलेक्शन, जिन लोग को चूज करते हैं। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इसके पास, पार्लियामेंट के पास पावर की यहां बात हो रही है। पावर कैसे आता है, पावर आता है जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वही लॉ मेकिंग करते हैं, वही डेवलपमेंट करते हैं। अब सोचिए, हमारे द्वारा जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं वो लॉ मेकिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, सारी चीजें जो है जनता के हाथ में ये पावर है। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर इन सिमिलर मैनर, जैसे स्टेट का इलेक्शन हमने देखा, जिस तरीके से एमएलए इलेक्ट होते हैं, उसी तरीके से हर 5 साल में यूजुअली लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें पार्लियामेंट में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, जो भी इलेक्टेड लोग होते हैं, वो एमपीज लोकसभा में बैठते हैं।
अब इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर, जो भी रूलिंग पार्टी, जैसे हमने स्टेट में देखा था क्लास 7th में, इसी तरीके से जो भी रूलिंग पार्टी जिसके पास मोर देन 50% लोग हैं अपने उस सदन में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो रूलिंग पार्टी अपने में से एक लीडर चुनेगी। उस लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, है ना। फ्रॉम द एमपीज बिलोंग टू हर पार्टी, प्राइम मिनिस्टर फिर मिनिस्टर सेलेक्ट करता है जो कि इंप्लीमेंट करते हैं डिसीजंस। डिफरेंट मशीनरी जो होती है गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके डिसीजंस लेते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, है ना। फिर पार्लियामेंट का एक हिस्सा राज्यसभा भी होता है। राज्यसभा प्राइमरीली रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है उसको हम क्लास 11th में देखेंगे, लेकिन इन शॉर्ट जान लें कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो एमएलए जो स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, है ना। वो भी इनिशिएट कर सकता है लेजिस्लेशन, बिल, है ना, जो भी पास होना है लॉ के। इसलिए इंपॉर्टेंट रोल है रिव्यू करना, अल्टर करना। लॉ इनिशिएटेड बाय लोकसभा में इनिशिएट कर सकते हैं। आमतौर से जो मनी बिल है वो हमारे जो है लोकसभा में क्या बोलते हैं, इनिशिएट होते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन वेरियस स्टेट्स। जो स्टेट से जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो विधायकगण होते हैं, जिनको एमएलए बोलते हैं, वही लोग इलेक्ट करते हैं हमारे राज्यसभा के एमपीज को, और फिर वो राज्यसभा में जाते हैं और पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। अब टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन। क्वेश्चन आर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मिस्टर के, जो हम लोग एग्जाम्पल लिया था, मिस्टर के जो है एमपी बन गए और वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। अब मिस्टर के का गांव में हर साल बाढ़ आ जाती है ना, हर साल बाढ़ आ जाती है। अब मिस्टर के क्या चाहते हैं? मिस्टर के ये चाहते हैं कि इस बाढ़ के लिए कोई व्यवस्था की जाए, कोई बांध बनाया जाए, कोई ब्रिज बनाया जाए, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आर में मान लीजिए मिस्टर के अगर ऑपोजिशन में है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या पार्लियामेंट का जब पार्ट है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम पे हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। कोई लॉ अगर बनाना है तो उस लॉ की अगर कोई अच्छाई या कोई बुराई है तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये मिस्टर के सदन का पार्ट है। इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन आर है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपी कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कि भैया आप क्या गवर्नमेंट का क्या डिसीजन ले रहे हो, हमारे गांव में जो बाढ़ आ रही है उसके लिए आप कुछ करोगे भी कि नहीं करोगे, कि सिर्फ बातें करते रहोगे, है ना। तो ये जो पार्लियामेंट का जो एग्जीक्यूटिव का जो हिस्सा है वो इसका जवाब देती है, उसको आंसर करती है कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। बाय आस्किंग द क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अल्टर्ड टू शॉर्टकमिंग एंड आल्सो कम्स टू नो ओपिनियन ऑफ पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। अब जैसे कि हमने देखा ऊपर मिस्टर के बात कर रहे हैं फ्लड की, संसद में खड़े हुए, भले ऑपोजिशन में है लेकिन फ्लड की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि जब गए थे अपने एरिया में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लोगों ने मिस्टर के को घेर लिया कि भैया आप क्या कर रहे हो फ्लड के लिए। तो मिस्टर के क्या किए, मिस्टर के पार्लियामेंट में गए, वहां उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भैया हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हमारी जनता परेशान है। और जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी होती है, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसी भी तरीके से जो हमारा एग्जीक्यूटिव है या जो रूलिंग पार्टी है वो कहीं से भी कोई गलत डिसीजन ना ले ले। लॉ मेकिंग, है ना। अब लॉ मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वन ऑफ द मेन फंक्शन है पार्लियामेंट का, है ना, जिसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। और जो पार्लियामेंट है उसको हम समझी गए कि भाई उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में क्या है ना, जैसे अभी हम पीछे बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स एंड उसमें माइनॉरिटीज, हमने एक वर्ड यूज किया था माइनॉरिटीज, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन हो उसके लिए बहुत सी सीट्स को रिजर्व भी करा गया है ना, कि इनका इक्वल से रहे हमारी कंट्री में। इनको राइट्स जो पीछे जो प्रोटेक्ट नहीं किए गए थे, जो इंडिपेंडेंस से पहले, इनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें, है ना। जो अनरिप्रेजेंटेड थे, जिनको मौका नहीं मिला था, उनको हम मौका दें, वो बिगिन करें, इलेक्ट करें, पार्लियामेंट में आए, हिस्सा बने, लॉ मेकिंग का पार्ट बने। और अगर एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं तो डेवलपमेंट का जो पार्ट है कहीं ना कहीं, है ना।
डेवलपमेंट का जो पार्ट है उसमें करें। तो टू इंक्रीज द पीपल्स पार्टिसिपेशन, चाहे वो दलित हो या बैकवर्ड क्लासेस हो, इसके लिए हम सीट्स को रिजर्व भी करते हैं, है ना। इसके लिए हम मौका देते हैं कि लोग आएं, लोग अपनी अपनी बातें करें और एरिया को रिप्रेजेंट करें। इसी तरीके से बहुत सालों से एक डिमांड चल रही है कि वुमेन्स के लिए, जो कि हमारा पॉपुलेशन का, इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 50% हिस्सा है, उनके लिए हम रिजर्वेशन दें। लेकिन अभी पहले तो 4% थी, अब 11% से थोड़ा ऊपर हुई हैं वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। तो वुमेन आज भी बहुत पीछे हैं रिप्रेजेंटेशन में। कहां? पार्लियामेंट में सिर्फ 11% हिस्सा है, जो कि पॉपुलेशन में लगभग 50% हिस्सा है वुमेन्स का। बहुत स्मॉल शेयर है ना। और इसी तरीके से बहुत सारे अनरिजॉल्व क्वेश्चन हैं, वेदर हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनफ है या नहीं है। ये एक क्वेश्चन है, इनफ है या नहीं है। तो इसके बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें प्रयास हो रही हैं, लेकिन जो डिमांड है वुमेन रिजर्वेशन की फॉर सीट्स इन लोकसभा, इन पार्लियामेंट, ये कहीं ना कहीं बहुत सालों से चली आ रही है। अब क्या जो लॉ है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर। जो रूल ऑफ लॉ है वो सबको इक्वली अप्लाई होता है ना। सारे सिटीजन्स को इक्वली अप्लाई होता है। और चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। अंडर द लॉ एवरीवन इज गवर्न अंडर द लॉ, इक्वल लॉ फॉर ऑल, इक्वल लॉ फॉर ऑल, देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये हमको हमेशा याद रखना है ना। फिर अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने हमारे देश में एक फाउंडेशन बनाई। रिप्रेजेंटेटिव्स बिगैन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। भाई हमको एक फाउंडेशन मिल गया। अब फाउंडेशन की अब आज की जरूरत के हिसाब से विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लॉ फ्रेम करते हैं। कौन फ्रेम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी जो पार्लियामेंट है, वहां पे जो लोकसभा है वहां चीजें फ्रेम होती हैं, जो लेजिस्लेचर है वहां चीजें फ्रेम होती हैं, है ना। और बहुत सारे जो लॉज हैं वो कहीं ना कहीं हर साल पास होते हैं। लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने, अगर आपने क्लास 6 का हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसमें पहले सिर्फ सन इनहेरिट करते थे, सिर्फ सन इनहेरिट करते थे अपनी प्रॉपर्टी फादर से, है ना। इस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद माँ है, बेटी है, वो भी इनहेरिट कर सकती है, उसका भी जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा होता है ना। तो इसी तरीके से पॉल्यूशन, पहले पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं एक फ्री एंटिटी लिया जाता था कि हम जैसे चाहे जो चाहे कर सकते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारे रूल्स बने, पॉल्यूशन को बहुत सारे रूल्स बने। इसी तरीके से जो चेक होते हैं, है ना, सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए, है ना, नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए जो चेक होते हैं वो कहीं ना कहीं जो लॉ होते हैं उसके हिसाब से फ्रेम किए जाते हैं। ज़रूरत के अनुसार चीज़ें होती रहती हैं। अब पार्लियामेंट का डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल है मेकिंग लॉ, क्योंकि भाई लेजिस्लेचर है, वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, है ना। हमारा जो लेजिस्लेचर है वो स्टार्ट कर रहा है मेकिंग लॉ, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डिफरेंट जो ग्रुप हैं सोसाइटी में, उनकी जो नीड है पर्टिकुलर लॉ की, उसको फ्रेम किए जाएं, है ना। उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस किए जाएं। और कोई भी प्रॉब्लम, जैसा हमने बात किया, कोई सेंसिटिव प्रॉब्लम है अगर किसी को भी फेस होते हैं तो उसके हिसाब से लॉ की कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और कितना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लीगल है, ये भी कभी कभी जनता को अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। तो कभी कभी कोई लॉ जो अनपॉपुलर हो जाते हैं, अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं, उनको लगता है
कि ये अनफेयर है, हार्मफुल है, इसमें क्या होता है, जनता फिर क्रिटिसाइज करती है ना। जनता न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, है ना, अनविलिंगनेस जो होती है, ये कहीं ना कहीं एक लॉ अगर ऐसा फ्रेम हो जाता है पार्लियामेंट में, तो जनता उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक्शन लेती है। एक्शन कैसे लेती है? अपनी बातों को पीसफुल तरीके से, चाहे टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से, कई माध्यम से वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इसी तरीके से अगर देखिए म्युनिसिपल लॉ, जो कि स्पेस विथ म्युनिसिपल लिमिट्स जो हैं, कि हॉकर्स जो हैं, जो भी जो ठेले वाले होते हैं या स्ट्रीट वेंडिंग है, वो इलीगल है ना। तो कहीं ना कहीं अब ये जो है भाई, इनका जो एम्प्लॉयमेंट है ना, या इनकी जो लिविंग है, वो कहीं ना कहीं इससे चल रही है ना। तो जो एसेंशियल सर्विस कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करते हैं, चीप देते हैं सामान, और बहुत सारी सिटीज में बहुत बड़े नंबर में, मिलियंस की नंबर में ये वेंडर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं बाय मींस ऑफ हॉकर्स एंड स्ट्रीट वेंडिंग जो कर रहे हैं। अब इनको अगर हम इलीगल कर देंगे तो इनका लाइवलीहुड, इनका जो रहन सहन है वो तो कंप्लीटली रुक जाएगा, वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके के कभी कभी लॉ भी आ जाते हैं जिसको फिर रिमूव करना पड़ता है। इसी तरीके से हम अपना क्लास 8th का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। कुछ चीज़ें हमने एग्जाम्पल में समझी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में, लॉ की क्या नीड है, पार्लियामेंट का क्या रोल है, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, और जिस भी तरीके से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने प्रयास किया है इस वीडियो के थ्रू कि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए कि किस तरीके से लॉ फ्रेम हो रहा है, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। और आगे जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें जो हमारा क्लास 8 का जो बचा हुआ पार्ट है वो उसमें रहेगा। अगर आपने क्लास 6 और क्लास 7 का नहीं देखा है वीडियो, तो डेफिनेटली आप वो वीडियोस देख लें, वो आपके अंडरस्टैंडिंग में, बेस में और मदद करेगा। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो, तो आप फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, गर्ग IAS अकेडमी के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और पूरी कोशिश करूंगा उस चीज़ों को आंसर देने में। और हाँ, एक चीज़ और है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि इतने क्वेश्चंस जो फेसबुक के थ्रू या मेल के थ्रू जो आ जाते हैं, वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है। पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द दे दूँ, लेकिन कभी कभी समय लगता है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। और अगर कोई भी इसमें दिक्कत हो तो इसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।